दोस्तों, अंडर 10 लाख गाड़ियों की जब भी बात होती है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम शुमार होते हैं। और अंडर 10 लाख में कोई भी compete नहीं कर सकता मारुति सुजुकी में, क्योंकि टॉप 3 कैटेगरी हो, टॉप 5 कैटेगरी हो या टॉप 10 कैटेगरी हो, मारुति की 70 to 80% गाड़ियां वहां पर शामिल हमेशा रहती है। और उनमें से एक गाड़ी ऐसी है जो ना केवल कस्टमर्स या प्राइवेट ओनर्स पसंद करते हैं, बट कमर्शियल में भी वो बहुत ज़्यादा बिकती है, एंड दैट इज़ नन अदर देन डिज़ायर। और डिज़ायर को जो है वो एक नई जनरेशन आने में, हमें क्योंकि पता है कि स्विफ्ट आ चुकी है, तो ऑब्वियसली डिज़ाइन जो है वो फॉलो करेगी। उसी के ऊपर हमने आज का सेशन रखा है और मेरे साथ में आज अमित जी। अमित सर, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं डिज़ायर के बारे में। इस मार्केट शेयर को जानेंगे पहले तो कि कितना बड़ा है ये सेडान मार्केट और क्यों इसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, स्पेशली सब कॉम्पैक्ट सेडान मार्केट जो 4 मीटर के अंदर अंदर है। 4 मीटर से ऊपर वालों की तो हालत आप सभी को पता है, वो गिनती के 1000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स कर लें, वो बहुत बड़ी चीज़, अचीवमेंट उनके लिए हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर छोटे यूनिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सेल्स फिगर जानते हैं। अमित जी, डिज़ायर की जो सेल्स यूनिट है वो तकरीबन 10,000 क्रॉस कर रही है और इस टाइम जो है वो टॉप 10 के अंदर तो आई जाती है। डिजायर आज से नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2020 में भी वो टॉप पे थी। सबसे अधिक डिजायर बिकती थी। ना कोई एसयूवी, ना कोई हैचबैक, ना वैगन आर, कुछ नहीं। डिजायर इज डिजायर। उसका डिजायर नेस जो है वो सब पर भारी था, सबको डिजायर चाहिए। मतलब ऐसी डिजायर थी लोगों की। और धीरे धीरे ये कम हुआ, डीजल ख़त्म हुआ, थोड़ा उसका असर पड़ा, थोड़ा सीएनजी से कवर अप हुआ। दूसरा, एक ऐसी गाड़ी थी जो सेडान थी, रिलायबल ब्रांड की तरफ से थी, इस वजह से डिजायर को मार्केट मिला। आज भी जब कम हो गई उसकी सेल, तब भी वो है 10,000 यूनिट के आसपास का एवरेज मेंटेन करती है। जबकि उसके कॉम्पिटिटर टिगोर 700-800 यूनिट पे टिके हैं, अमेज 1000-1200 यूनिट पे टिका हुआ है, और आज 2000 से लेकर 2500 यूनिट पे टिका हुआ है। ऐसे हालात में एक का 10,000, बाकी सब मिलके भी 10,000 नहीं बेच पा रहे हों, वहाँ पर डिज़ायर को कमज़ोर आंकना सबसे बड़ी गलती है। अब जब वो कमज़ोर नहीं है तो उसकी नई जनरेशन आ रही है। तो नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में एक बड़ा डिफरेंस है, वो ये, नई जनरेशन फीचर रिच है और उसे टैक्सी में नहीं दिया जाएगा। यानी प्राइवेट ऑनर्स को आगे कभी इनसिक्योर नहीं लगेगा कि हाँ यार वो किसके साथ कम्पीट करेंगे, टैक्सी कोटे में नहीं होगी उनकी गाड़ी, तो ये बेनिफिट भी उसको मिल जाएंगे। जबकि पुरानी वाली डिजायर जो अभी 3rd जनरेशन है, ये डिजायर कंटिन्यू रहेगी, इसको बंद नहीं किया जाएगा, ये ऑलरेडी टैक्सी कोटे में बेची जाती रहेगी। वैसे ये प्रैक्टिस मारुति सुजुकी ने पहले भी करी थी, मतलब इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें काफ़ी सालों तक, मुझे लगता है 1.5 से 2 या 2.5 सालों तक उन्होंने टूर, जो पुराने सबसे पहली जनरेशन के अगली जनरेशन वाली डिज़ायर, सेकंड जनरेशन टू बी प्रिसाइज, उस वाली डिज़ायर के साथ में उन्होंने टूर काफ़ी टाइम तक भेजी। फिर उनको लगा कि नहीं यार, अब तो अपग्रेड मांग रहा है, तो हो सकता है कि शायद 2 या 3 साल तक वो इसको भी चलाएं एंड देयर आफ्टर एक नई जनरेशन के साथ में वो टूर को लेके आ जाए, यहाँ कमर्शियल व्हीकल को जो है वो इंट्रोड्यूस करें। तो आपकी बात सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि प्रैक्टिस तो यही कह रही है मारुति सुजुकी की, हिस्ट्री तो यही कह रही है मारुति सुजुकी की। इस बार फीचर रिच होगी, ये भी आपका जो जवाब है वो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो फीचर रिच हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए हैं जो पहले नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, एंड जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, उनको भी हमेशा ध्यान में रखा। उम्मीद है मुझे कि डिजायर पहली बार क्लाइमेट कंट्रोल एज ए स्टैंडर्ड आएगी, सारी पावर विंडो के साथ होगी, टॉप एंड वेरिएंट में सन रूफ मिलेगी। ऊपर से आपको, हमें उम्मीद है कि टॉप एंड वेरिएंट में कंपनी आपको एक HUD डिस्प्ले भी दे सकती है, जो ऑलरेडी वो फ्रॉन्क्स में दे रहे हैं। अब ये जब फीचर्स जुड़ जाएंगे तो वह एक अपने आप थोड़ी लग्जरी, थोड़ी प्रीमियम बन जाती है। और इनका कोशिश यही है कि जो मार्केट सियाज इस समय लूज कर रही है, क्योंकि वह मार्केट वर्ना जैसी अपडेटेड कार, वर्टस, स्लाविया जैसी अपडेटेड नई कारें कब्जा कर चुकी हैं, उस मार्केट का भी थोड़ा हिस्सा ये उस डिजायर के थ्रू अपने पास छीन लें। इनको फ़ायदा क्या मिलेगा? देखो, मारुति के पास सबसे बड़ा फ़ायदा तो उसका ट्रस्ट है, कि सबको पता है कि गाड़ी ख़राब तो निकल ही नहीं सकती, इंजन घटिया तो निकल ही नहीं सकते, सबको पता है, बोले सब कुछ होगा, ये नहीं होगा। तो जब ये सब उसको मिल ही रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए और बढ़िया से ढंग से नई डिजायर को थोड़ी प्रीमियम सेडान के तौर पर मार्केट में दिया जाए, और इसी बहाने कुछ थोड़ा प्राइस बढ़ा के ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाए। तो मारुति बहुत स्मार्टली खेल रही है।
डिजायर को प्रीमियम जानबूझ के बना रही है ताकि कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेकर अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाया जा सके और नॉर्मल डिजायर जो कि टूर ऑपरेटर की पहली पसंद है उससे भी थोड़ा डिफरेंस दिखाया जा सके खुलकर। जी, और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप वेट कर रहे हो डिज़ायर का सीएनजी में आने के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको फिर डिज़ायर के लॉन्च होने के तकरीबन 6 से साल भर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मारुति स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। अभी सीएनजी जो नई जनरेशन उन्होंने जी सीरीज़ का इंजन इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ में प्रैक्टिस नहीं करी है, यानी कि स्विफ्ट के साथ में उन्होंने सीएनजी को वो नहीं लेके आए हैं अभी, क्योंकि वो क्लेम भी इतना अच्छा माइलेज कर रही है कि इक्विवेलेंट है उन सीएनजी ओनर्स का जिनको चलना कम है। फॉर एग्जाम्पल आपको चलना ही 1500 किलोमीटर है, तो आप अननेसेसरी का वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बजाय स्विफ्ट का ये वाला इंजन लीजिए एंड ये आपको बेहतरीन माइलेज देगा। मैंने तो अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले स्विफ्ट की नई जनरेशन चलाई है और मुझे बहुत मामूली सा डिफरेंट नजर आया उसके पावर ड्रॉप में। वो रियल लाइफ में भी हल्का सा फील होता है एंड स्पेशली उसका जो मिड एंड है वहां पर ज्यादा महसूस हुआ मुझे, और वही चीज आपको डिजायर में भी अनुभव होगा। वो तमाम चीजें, एक नई जनरेशन है तो ऑब्वियसली अमित सर डिजाइन जो है वो पुराने वाली जनरेशन का जो डिज़ाइन वो कहीं ना कहीं एलिमेंट इसमें भी इंट्रोड्यूस रहेगा, जैसे कि हमने पुरानी जनरेशन स्विफ्ट में देखा है या डिज़ायर में देखा है। आपको क्या लगता है, आगे से तो बदलाव ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, पीछे की डिज़ाइन बदली जाएगी क्योंकि इनको उसे प्रीमियम बनाना है, तो उस डिज़ाइन को बदला जाएगा। और नई डिज़ाइन सिस्टम जो चल रहा है देखने को मिल रहा है, उसमें कनेक्टिंग करने जैसी कोशिश, वैसी कुछ पहली कोशिश होगी शायद यह है मारुति की तरफ से जो ऐसा बनाएगी उसको। टेल लाइटें काफ़ी कुछ जो स्विफ्ट की लाइटें हैं सी वाली उसी को मर्ज करेगी और सेडान की तरह से उसे बनाएंगे, कूपे बनाने की कोशिश नहीं होगी। ये स्ट्रिक्ट है उनका, और सब 4 मीटर ही उसको किसी तरह भी खौच पौच करके बना देंगे वो उसे, चाहे बम्पर बिल्कुल पतला सा उन्हें रखना पड़े ताकि उनको ज़्यादा स्पेस मिल सके। लगभग 350 लीटर के बूट स्पेस निकाल सकें उसके साथ, और इतना बूट स्पेस काफ़ी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और अंदर आपको ज़्यादा जगह मिल सके। और ज़्यादा जगह स्विफ्ट में पहले से हेडरूम अच्छा है, तो अगर वो थोड़ा सा वहीं से स्लोप भी मार देंगे तो भी हेडरूम की कमी नहीं होगी। और स्पेस में तो कभी स्विफ्ट में कमी थी नहीं, ना सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ना ही इस वाले में। तो ओवरऑल इनके पास स्पेस है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन रहेगी उसी हार्टेक्ट 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पे। 5th जनरेशन इसलिए कह रहा हूँ कि हार्टेक्ट में भी जनरेशन बदली है, और जो ये 5th जनरेशन है इसमें जो HSS का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इवन 66% से अबव लेके चले गए हैं ये, जो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इस बहाने उन्हें कार को और ज़्यादा क्रैश टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प मिल जाएगी, ऊपर से वजन कम करने में भी हेल्प मिल गई। तो जब एक पंथ दो काज हो रहे हैं तो वो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। फ्रंट में जो फीचर्स अभी मिल रहे हैं जैसे कि LED लाइट वगैरह वो सब मिलती रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मुझे एक और अच्छी चीज़ की उम्मीद है कि हो सकता है कि ये फ्रंट में पार्किंग सेंसर दे दे जो मतलब बड़ा ट्रिकी चीज़ होती है, लेकिन होती बड़ी काम की है, तो हो सकता दे दे। मुझे तो एक्सपेक्टेशन इसकी थोड़ी कम लग रही है कि सर वो, क्योंकि आप अभी भी देखो ना वो जो नेचर बना हुआ है वो 4 मीटर के अंदर की गाड़ियों का, उनको एक्सेसिव फीचर रिच बहुत ही कम OEMs हैं, जिनमें से महिंद्रा ने प्रैक्टिस करी थी ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ में। और क्योंकि महिंद्रा XUV 3XO छोटा प्रोडक्ट रहेगा, ऑब्वियसली तकरीबन 2 लाख के करीब जो है उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 2 से 2.5 लाख के करीब कम रहेगा, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं ऑफर किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपये 200 रुपये है। तो जब इतने कम कीमती चीज़ मिलती है तो लगाकर आप फर्स्ट इन सेगमेंट का तमगा पाते हैं। तो आजकल कंपनीज को एक बीमारी हो गई है, फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर, फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर, फर्स्ट इन सेगमेंट ये, फर्स्ट इन सेगमेंट चाबी हमारी, फर्स्ट इन सेगमेंट काले रंग की सीट्स, मतलब अजीब अजीब फर्स्ट इन सेगमेंट तय किए जाने लगे। मेरे पास 20 फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट है, ये कह के कंपनियाँ कार बेच रही हैं। तो अगर 200 रुपये में फर्स्ट इन सेगमेंट्स बन जाता है तो इससे सस्ता धंधा तो कहीं नहीं मिलता। और ऊपर से आप क्लेम कर रहे हो कि शायद सनरूफ भी इसमें आएगी। सनरूफ तो है, सनरूफ तो हम ऑलरेडी जो क्या कहते हैं स्पाई इमेज उसमें देख चुके हैं, तो आप कुछ बचा नहीं। तो सनरूफ, HUD डिस्प्ले, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये और 6 एयरबैग, 6 एयरबैग्स एज ए स्टैंडर्ड और फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे। सो ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे रियर के
एसी वेंट जो है वो स्विफ्ट में इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन वो डिजायर में पहले से ही आया करते थे। हम्म। वो हमेशा से डिजायर में रहे, तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल। इसके जो पीछे का स्पेस होगा, आप मान के चलोगे काफ़ी कंफर्टेबल पोजिशनिंग उसकी होगी, और आप इजीली जो है वो वहाँ पर बैठ पाओगे। अच्छी ड्राइव अगर आप कर रहे हो, 300-400 किलोमीटर तक जा रहे हो, तो वहाँ पर हर्डल नहीं होगी, आप विदाउट टेकिंग एनी हॉल्ट लंबा सफर जो है वो कर पाओगे। और एसी तो लाजवाब रहा है, कभी भी कंप्लेन कभी नहीं रही है। मैं इनफैक्ट अभी सर एलिवेट लेके गया था, एंड जब मैं स्विफ्ट का शूट कर रहा था ओनरशिप रिव्यू, तो बाय गॉड उस दिन 48 डिग्रीज टेम्परेचर थी। एलिवेट को काफी टाइम लग रहा था उस पूरे केबिन को कूल करने में, बट स्विफ्ट ने चुटकियों में वो काम कर दिया था। मारुति को पता है कि एसी कैसे बेस्ट बनाया जाता है। बिल्कुल। जबकि आपको ध्यान से देखो, एलिवेट का भी एसी अच्छा है, लेकिन चूंकि एलिवेट का इनर केबिन- वॉल्यूम ज़्यादा है, केबिन बड़ा है, तो उसे कूल होने में वक्त लगता है। एक और रीजन है कि एलिवेट में छोटी सही सनरूफ है। सनरूफ वाली कारें हमेशा देर से ठंडी होती हैं Correct. बगैर सनरूफ के मुकाबले। अब डिजायर में तो सनरूफ दे दी, देखते हैं। लेकिन उनकी सनरूफ और गाड़ियों में भी है, और जैसे कि ग्रैंड विटारा इज वन सच, ब्रेजा इज वन सच, वहाँ तमाम जगह पर एसी से लेके आज तक कोई शिकायत आई नहीं है। And you ग्रैंड are विटारा proud of में it. ग्रैंड विटारा की शिकायतें पता है मुझे, हाँ। और बहुत ज़्यादा है। हाँ। खासतौर से जो पैनोरामिक वाली सनरूफ है उससे लेके शिकायतें हैं, और उसका इलाज लोगों को मिल गया है कि सनरूफ में ऊपर नीचे 2-2 फिल्म लगा दो, हाँ। तो थोड़ी कूली बनी रहती है, वरना तो एसी का राम नाम सत्य जाता है, खासतौर से इस समय जो गर्मी पड़ रही है उनमें। हाँ। बाकी समय दिक्कत नहीं है। मगर डिजायर की बात की जाए तो मुझे लगता है डिजायर का केबिन बहुत छोटा है, और उसे इतना एसी काफ़ी है उसके लिए। सनरूफ होने के बाद भी कोई कंप्लेंट आएगी नहीं। अब बस केवल जो कंप्लेंट है लोगों को, वो कंप्लेंट होगी प्राइसिंग को लेकर, जिस पर मुझे डाउट है कि ये अपनी प्राइसिंग पर ये 7,99,000 से शुरू करेंगे और 11 लाख रुपए तक इसकी प्राइसिंग ले जाएंगे। केवल 4 वेरिएंट रखेंगे, जिनमें LXI की ये कीमत होगी, VXI होगा पूरे 9.5 लाख रुपए का, या 10 भी छू सकता है, ZXI 10 लाख प्लस, और 11 लाख तक आराम से ये ZXI प्लस वाला जो वेरिएंट होता है उसको ख़त्म कर देंगे, ताकि 4 वेरिएंट आराम से बेच सके। जब इतने फीचर्स देंगे, जैसे HUD डिस्प्ले हो गया, अच्छा एयरबैग हो गए, सनरूफ हो गई, और पार्किंग सेंसर्स जोड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको हर हालत में ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। आप सॉन्ग्स को देखो जिसमें कि अराउंड व्यू कैमरा का जोड़ते हैं, उसके भी तो वो 13 लाख रुपीज़ तक लेते हैं टॉप एंड में। हाँ, वो अलग बात है, वो टर्बो चार्ज इंजन के साथ आता है, लेकिन जब 13 टर्बो चार्ज पहुंचता तो नॉन टर्बो 11 पहुंच गया तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। आज भी वो 9 लाख कुछ हज़ार तक उनका टॉप एंड रेंज जाता है। तो जब आज जा रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ है, नया अपडेटेड वर्जन है, नई फीचर्स आ रहे, तो 11 लाख कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं लगती है उनके लिए बढ़ाना। हमें भले ज़्यादा लगता हो, उनको नहीं लगता। मारुति ने जब भी इंजन दिया है, एक चीज़ अच्छी रखी है, वो ये कि वह इंजन को इतना तैयार कर लेता है कि किसी भी तरह प्रॉब्लम ना आए उसके कस्टमर्स को। और यही रीज़न है कि जो भी उसके 3 सिलेंडर इंजन है, चाहे वो 800 सीसी के हों, 1000 सीसी के हों, वैगन आर में कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की भाई साहब 3 सिलेंडर है मैं तो परेशान हो गया हूँ, कभी नहीं कंप्लेन की। हाँ। तो फिर स्विफ्ट के साथ भी नहीं कंप्लेन है। जिन्होंने खरीद लिया वो ये जरूर कहते हैं कि शायद पावर उतनी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि खड़खड़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, परेशान कर रहा है, या एवरेज कम हो गया है, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। मतलब रेटलिंग नॉइज उनके केबिन में तो जरूर इंट्रोड्यूस हो जाती है 25-30 हज़ार किलोमीटर से, लेकिन इंजन में वो कभी भी हार्शनेस या रेटलिंग कभी नहीं आती है, कभी नहीं। तो वो वाइब्रेशन, वो NVH काफ़ी मेंटेन्ड है। और आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी ऑप्टेड ऑल्टो, उस टाइम 800 आया करती थी, 800 से पहले सॉरी, जो फर्स्ट जनरेशन ऑल्टो थी। तो मेरे डैड ने पहली बार जब गाड़ी स्टार्ट करी तो उनका पहला शब्द दिया अपने दोस्तों को लेके कि यार कुछ भी कहो भाई, इंजन इतना मक्खन है, अंदर बैठ के क्या बाहर लोगों को खड़ा होकर के पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है, जबकि वो BS3 थी उस जमाने में। सो ये तो है, और डिज़ायर के साथ में भी ये सारी चीज़ें जो है वो आएंगी, क्योंकि ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में है, तो वो हर एक चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगी। एंड वो जो टैबू अभी भी बना हुआ है ना मारुति सुजुकी गाड़ियों को लेके, वो सेफ्टी एंड वो टिन का डब्बा इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने चेक किया है, वो इस क्योंकि 6 एयरबैग्स आ जाएंगे, एंड वो HSS जैसे आपने बताया था वो इंट्रोड्यूस हुई है ज़्यादा बेहतर परसेंटेज के हिसाब से, तो वो धीरे धीरे कंप्लेंट्स भी जो है वो रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी। कंप्लेंट तो रिजॉल्व होंगी जिस दिन क्रैश टेस्ट रेटिंग आएगी जी, क्योंकि हमें पता है कि जब 6 एयरबैग वाली नॉर्म के साथ क्रैश टेस्ट रेटिंग आएगी तो यह
लोगों को नीचा दिखाने से रोक देगी, क्योंकि हर हालत में यह 4 एंड अबव के ऊपर पहुंच जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग आए, लोग कहें भाई साहब ये 5 कैसे ले आई। मतलब लोग कहेंगे हमारा आत्महत्या करने का मन कर रहा है, हम तो जिंदगी में गाली देते थे स्विफ्ट को, डिजायर को, और ये 4 और 5 लेके आ रही है, ये तो पाप लग गया हमें। तो ऐसी नौबत आ सकती है, क्योंकि अब क्रैश टेस्ट रेटिंग के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स पर गाड़ियाँ मारुति ने भी बनाना शुरू कर दिया है। बस क्रैश टेस्ट रेटिंग रिजल्ट आने चाहिए। और वैसे भी बीच में अगर आपको याद हो, भारत एनकैप ने एक टीज़र जारी किया था जिसमें कहा था कि वो अपना लेटेस्ट रिजल्ट और लेके आ रहे हैं, लेकिन उस टीजर को भी 2 महीने हो गए अभी तक तो नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी आ सकता है। करेक्ट। सो ये तो डिजायर के ऊपर हमने लगभग सारी चीजें बात कर ली हैं। क्रॉस कंपटीशन के सेल्स फिगर्स भी आपके साथ में बात कर ली है। इसका जो टफ राइवलरी है ना, वैसे अगर क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो 2 ही गाड़ियां मुझे यहाँ पर रियलाइज होती हैं, अमेज एंड द अदर वन इज ऑरा, विदाउट एनी डाउट। और नेक टू नेक कंपटीशन तो नहीं है किसी के साथ में भी इसका सेल्स फिगर्स के मामले में, लेकिन अगर ऑब्वियसली देखा जाए तो एक ऑरा बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर सामने निकल के आता है, जो कि सीएनजी कंपैटिबिलिटी के साथ में भी आ रहा है एंड आप उसको प्राइवेट एंड कमर्शियल के साथ में भी ओन कर सकते हो, जो अभी अमेज में तो नहीं है। हालांकि आपको पता हो अभी होंडा ने जो इनिशिएट स्टार्ट किया है कि वो सीएनजी 75,000 रुपये आप दो, कोई भी होंडा की गाड़ी हो, आप सीएनजी रेट्रोफिटमेंट उसके साथ में कर सकते हैं, बट दैट इज पैन इंडिया डीलर एक्टिविटी। होंडा के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है वो, लेकिन वो कंपनी फिटेड नहीं है, दैट इज अ रेट्रोफिटमेंट। लेकिन ऑरा अभी भी इस सेगमेंट में आने वाली ऐसी गाड़ी बनेगी जो आप सीएनजी के साथ में खरीद पाओगे, वो एडवांटेज जरूर वहां पर रहेगा। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली ऑरा वुड बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। एल्स पुराने वाली जनरेशन डिजायर में भी कोई ज्यादा कमियां नहीं है। देखिए ऑरा जो सीएनजी में इस समय अच्छे नंबर में बिक रही है मेरे अंदाज, वो भी 22 और 24 का एवरेज दे रही है। वहीं अगर हम डिजायर की बात करें तो वो पेट्रोल में ही 22-24 दे देगी। जरूरत कहाँ है फिर सीएनजी की। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि टेस्टिंग जारी है और होपफुली 2025 में डिजायर में भी सीएनजी दे दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल वह सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी और उम्मीद यही है कि उसमें भी उसका जलवा बना रहेगा। बिल्कुल। एक डिस्कस करना हम भूल गए हैं, वो ये कि यह गाड़ी उम्मीद तया दीपावली से पहले लॉन्च कर दी जाएगी, तो तैयार हो जाइए, कभी भी अगले महीने में इसकी बुकिंग ओपन की जा सकती है। तो जिसको खरीदना है डिजायर अपनी कमर कस ले, क्योंकि नई डिजायर अब बस आ ही रही है। सो गाइज, डिज़ायर के बारे में सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपके साथ में बात की है, और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, आप हमारे चैनल पे एक्चुअली देख पाओगे। ऑब्वियसली आस्कार गुरु पे तो देखते ही हो आप, और हमारे साथ में आस्कार गुरु आज जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। हम एक और नई वीडियो के साथ में जल्दी ऐसे आएंगे। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Karma's got a thing for me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out.